कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मधु नाराज होकर चली गई है, जब भी उसका गुस्सा ठंडा होगा वापस आ जाए। नहीं सुधीर, तुम उसे नहीं जानते हो। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, वो वापस नहीं आएगी। उसे तो बहुत पहले भाग जाना चाहिए था सुधीर। उस नपुंसक भानु के साथ इतने दिन निभा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। मुन्नन शाह के पास ज्यादा रुपए कभी नहीं बचते और ज्यादा शराब कभी नहीं पचती। मुझे तो साहब सिर्फ 20 रुपए चाहिए, छुट्टे 20 रुपए। अब मैं दिनेश खन्ना और भानु प्रताप को एक दूसरे से लड़वाकर उन्हें खत्म करूंगा। दोनों अपनी शान और शौकत में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। तुम दुनिया के तौर तरीकों को नहीं समझते। पैसा सबसे बड़ी ताकत है। उसकी लाश मेरे सामने पड़ी है माँ जी। ताकि मैं वही भुला भुला इंसान हूं जिसे तुम यहां से हमेशा शिव पुकारा करती थी। उसी शिव को वक्त और हालात ने गुनाह के दलदल में धकेल दिया है और शिवा नाम देकर उस गंदगी में डुबो दिया है। तुम में और मुझ में जरूर यकीनन कोई दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है और मैं उसे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। नेवर। अगर तू मुझे सहारा नहीं देता तो आज मैं भी कहीं कार साफ कर रहा होता या कहीं मूंगफलियां बेच रहा होता। आई डोंट थिंक सो। मूंगफली तो वो लोग बेचते हैं, कार तो वो लोग साफ करते हैं जिनका दिमाग साफ है। लेकिन जिनका दिमाग तुम्हारे जैसा शातिर होता है, वो लोग नाकामयाबी की वजह से या तो कातिल बन जाते हैं या फिर खूबसूरत हसीन लड़कियों की खिलाड़ी शुरू कर देते हैं। सही कहा तूने दोस्त, बिल्कुल सही कहा। अगर मैं नाकाम होता तो शायद यही करता, मगर तूने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। अगर तू मेरी कॉलेज की फीस नहीं देता, मुझे बिजनेस शुरू करने की मैं मदद नहीं करता, तो आज मैं शायद आज मेरे पास जो कुछ भी है तेरी वजह से। हाँ, तेरी। तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है दोस्त, मगर तू देखना, वक्त आने पर मैं भी तेरे लिए सब कुछ निछावर कर दूंगा। ये बंगला, ये गाड़ियां, सब कुछ। जस्ट यू वेट। थैंक यू। लेकिन डीके, कहने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हजारों प्रेमी दावा करते हैं कि वक्त आने पर हम एक दूसरे के लिए जान दे दें, लेकिन देते हैं। हजारों लाखों दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं वक्त आने पर हम तुम्हारे लिए मर मिट जाएंगे। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। अच्छी लाइन है। वैसे ऐसा वक्त ना ही आए जो तुझे मेरी दोस्ती आजमाना पड़े। खैर, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहा है। हाँ दिनेश, आज मैं वाकई बेहद परेशान हूं, क्योंकि आज फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। मेरा दिल दुखाया है। तेरा दिल दुखाया है? मेरे दोस्त का? कौन है वो गद्दार? मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, बता। ओह नो,
उसे सजा मैं खुद देना चाहता हूं। अच्छा, और अगर वो तुझसे शातिर निकला और बच गया तो ऊपर वाला उसे सजा देगा, क्योंकि दिनेश, ऊपर वाला भी ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शता जो दोस्ती के नाम पर कलंक होते। और फिर मेरी बद्दुआएं उसका पीछा करेंगी उस वक्त तक जब तक कोई उसका अपना उसे धोखा देकर मुझ जैसी हालत नहीं करते। मुझ जैसी क्यों? मुझसे बदतर। एंड आई प्रॉमिस यू, ऐसा ही होगा, क्योंकि जब किसी दिल जले इंसान के दिल से बद्दुआ निकलती है तो वो हर किस खाली नहीं जाती। कॉलेज के जमाने से तू इसी तरह की बातें करता चला आ रहा है, दिल, ईमान, भगवान। मगर सुधीर, आजकल के जमाने में दिल और ईमान का कोई वजूद नहीं है। आज के जमाने में भगवान पैसा है, पैसा पैसा। आज के जमाने में दिल वालों का कोई काम नहीं है, दिमाग वालों का काम है, दिमाग वालों का। जिसके पास जितना दिमाग होता है उतनी ही तरक्की करता है। हाँ, अब वो जमाना गया जब दिल वाले दुल्हनियां ले जाते थे। आज के जमाने में दिमाग वाले दुल्हनियां ले जाते हैं। हाँ, नहीं दिनेश, जमाना भले ही दिमाग वालों का हो, लेकिन दुल्हनियां दिल वाले ही ले जाते हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास और हिम्मत होती है। लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास से पेट नहीं भरता, उसके लिए दौलत कमानी पड़ती है। और दौलत कमाने के लिए झूठ, फरेब, मक्कारी, इनका सहारा लेना पड़ता है। सुधीर बाबू, कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? वैसे तुम्हें तुम्हारी दोस्त की गद्दारी पर इतना दुखी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गद्दारी तो तुमने भी अपने दोस्त के साथ की, भानु प्रताप के साथ। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कहां चले गए सब लोग? कोई फोन भी नहीं उठाता। या हेलो, डीके यार। हेलो भैया, जरा भाभी को फोन देना। हेलो श्वेता, कैसी हो तुम? बोलो, क्या काम है? भैया प्लीज। अपने भाई से अब भी नाराज हो गया? अब ऐसी भी क्या नाराजगी श्वेता? मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे भाभी से बात करनी है, जरा उन्हें फोन देंगे आप? मुझसे बात नहीं करोगे? राखी, राखी! क्या हुआ? तुम्हारा फोन। किसका फोन है? श्वेता। हेलो, हाय श्वेता, आज भाभी की याद कैसे आ गई? कैसी है तू? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलवाना चाहती हो? किससे? भाभी ओह भाभी, पहले आप मुझसे मिलिए तो सही, फिर मैं आपको मिलवाऊंगी। अच्छा पगली, ठीक है। अपने भैया से बात नहीं करेगी? नहीं भाभी, रहने दीजिए, उनसे क्या बातें करूं। अच्छा भाभी, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, आप मिलिएगा जरूर मुझसे। ओके ओके, बाय, टेक केयर। राखी,
क्या कह रही थी श्वेता? आखिर ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे नहीं कर सकती? तुम्हारे भाई बहन तुमसे बात करने में कतराते हैं। मगर क्यों? किस लिए? क्या मैं उनके साथ मिसबिहेव करता हूं? क्या मैं उनका ख्याल नहीं रखता? क्या हर त्योहार में मैं उनसे मिलने मिठाई के साथ नहीं जाता? जाते हो, मगर प्यार से नहीं। तुम्हारी हर एक्टिविटी दुनिया को दिखाने के लिए होती है। जिंदगी में कोई भी काम तुम बिना मतलब के नहीं करते। खुदगर्जी कूट कूट कर भरी है तुम में। अरे, इस दुनिया में मुझे एक शख्स दिखा दो जो खुदगर्ज नहीं है। इस दुनिया की तो नींव ही स्वार्थ और खुदगर्जी पर रखी गई है। यहां तो भगवान को भी स्वार्थ है कि लोग उसकी पूजा करें, इबादत करें। मां बाप को यह स्वार्थ है कि बच्चा बड़ा होकर उनकी देखभाल करेगा, उनकी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। खुदगर्ज, अरे तुम स्वार्थी हो, मेरे भाई बहन सब स्वार्थी हैं। मैं स्वार्थी हुआ तो क्या हुआ? हेलो, हाँ प्रेमाशिक, बोलो। क्या कह रहे हो तुम? तुमने इंक्वायरी की क्या? ओके, अच्छा तो एक काम करो, तुम कनाडा चले जाओ और उनसे बात करो और वो क्या कहते हैं तो मुझे फोन पे बताओ। ओके ओके। क्या बात है बेटे? प्रेमाशिक का फोन था। हमने जो कनाडा माल भेजा था वो फेल हो गया और उस कंपनी ने हमारी कंपनी के ऊपर 3 करोड़ रुपए का क्लेम किया। क्या? गुड, वेरी गुड। अब धीरे धीरे हर बाजी मेरे हाथ में आ रही है। अब वो वक्त दूर नहीं जब मैं भानु प्रताप का वजूद ही मिटा दूंगा। अब उसकी औकात मेरे सामने एक मच्छर की तरह है, एक मामूली सा मच्छर जिसे मैं जब चाहे मसल सकता हूं। डीके, शायद तुम्हें मालूम नहीं, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। जरा सी जीत के लिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं। कहीं ये तुम्हारी आखिरी हंसी साबित हो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही, किसी भी दुश्मन को कभी भी इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए, और वो भी भानु प्रताप सिंह जैसे शख्स को जिसे मैं बचपन से जानता हूं मगर आज तक समझ नहीं पाया। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगर तुमने उससे कुछ भी बुराई की है तो यकीन मानो वो तुम्हारी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जवाब देना मुझे भी आता है सुधीर, और मेरे बाजुओं में उससे ज्यादा दम है, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। बाजुओं से ज्यादा ताकत दिमाग में होती है डीके साहब। बाजुओं की ताकत को तो आदमी संभाल सकता है, लेकिन दिमाग की ताकत को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सुधीर, मुझे हर वार से बचना आता है, और अगर भानु ने अपने दिमाग के जहर से डस भी लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहरीले जहर पर मामूली जहर का असर अपने आप खत्म हो जाता है। जब जहर जहर से टकराता है तो सिर्फ जहर बनता है, और जहर हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। ध्यान रहे डीके, कहीं बाजी पलट ना जाए, क्योंकि अगर भानु प्रताप बाजी जीत गया तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर तुम बाजी हार गए तो उस सूरत में तुम कार तक साफ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा तूने सुधीर, बिल्कुल ठीक कहा। मुझ जैसा दिमाग वाला आदमी कार साफ नहीं कर सकता। वो तो या तो जेब कतरा बनता है, या कातिल बनता है, या फिर लड़कियों की दलाली करता है। तूने तो कहा दलाली तो भानु प्रताप कर रहा है। देश में हथियार सप्लाई करने की अपने साथी प्रेम आशिक के साथ। क्या बात कर रही हो तुम? भानु प्रताप लाख बुरा आदमी हो, लेकिन वो देशद्रोही हरगिज नहीं हो सकता। वो देशद्रोही है सुधीर, हाँ। तुम सैयद खोपड़ी को जानते हो ना? उसके पास कुछ दिनों बाद दूसरे मुल्क से गैर कानूनी तौर पर हथियार आ रहे हैं और उनकी दलाली कर रहे हैं भानु प्रताप और प्रेम आशिक। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। I just can't believe it. ना करो। कुछ दिनों बाद जब सैयद कोपरी उन हथियारों को इस्तेमाल करेगा तुम्हें खुद ब खुद यकीन हो जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी सुधीर। मौका अच्छा है सुधीर, भानु प्रताप की दलाली में से अपनी दलाली ले लो। हरगिज नहीं डीके। अगर भानु ने मेरे देश के साथ जरा भी गद्दारी करने की कोशिश की तो मैं खुद उसे अपने हाथों से ऐसी सजा दूंगा जो इतिहास में लिखी जाएगी। इस वीरान जगह पे तुम्हें इसलिए बुलाया कि यहां मैं देखने वाला कोई ना हो। देखो रागी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपने पिता का कातिल समझती हो। तुम तो क्या सारी दुनिया यही समझती है। इस 7 साल की सजा काट के मैं आया हूं, मगर यकीन मानो राखी, जिस दिन मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आ रहा था उस दिन तुम्हारे घर पर मुझसे एक आदमी टकरा गया। उसके मुंह में कपड़ा बंधा था और हाथ में एक लंबा खुला चाकू था। मैंने उसे पकड़ना चाहा, उस झगड़ा झगड़ी में वो खून भरा चाकू मेरे हाथ में आ गया। वो शख्स तो भाग गया, लेकिन मैं हैरानी से उस चाकू हाथ में लिए खड़ा रह गया। कमरे में नजर डाली तो तुम्हारे पिता की खून से तरबतर लाश जमीन में पड़ी थी। इतने में तुम आ गए और तुमने चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 7 सालों के लिए जेल की सलाहों के पीछे धकेल दिया। यह सदमा मेरी बूढ़ी मां सहन नहीं कर सकी और वो चल बसी। मेरी इकलौती नौजवान बहन ज्योति इस भरी दुनिया में जानवरों के पीछे अकेली रह गई। मैं क्या करता? जब जेल से छूटा तो मोहल्ले वालों में से एक बूढ़े आदमी ने बताया कि मेरी बहन अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। मगर कुछ लोगों से पता लगा कि वो आशिक के भेष में एक दलाल था, दलाल। उसने मेरी बहन को एक अरब के हाथ बेच डाला। सुना है आजकल वो
तुम्हें मैं किसी नाइट क्लब में नाच लोगों का दिल बहलाती है। ओ शिव, मैं आज तक तुम्हें अपने पिताजी का कातिल समझती रही। चाचा जी ने सबके मना करने के बावजूद भी मेरी शादी डीके जैसे शख्स से कर दी और मुझे नर्क में ढकेल दिया। और उसके बाद मेरे पिताजी की जायदाद हड़प कर सांप की तरह उस पर बैठकर शराब पी रहे हैं। शिव, हम पहले भी एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन तब सच्चाई मेरे सामने नहीं थी। आज जब सच्चाई मेरे सामने आई है तो बहुत देर हो चुकी है। मैं डीके की पत्नी बन चुकी हूं और एक हिंदुस्तानी औरत, चाहे उसका पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा उसका साथ देती है, मरते दम तक वफादारी निभाती है। मैंने कहा कि तुम डीके का साथ छोड़ दो। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। यहां सिर्फ तुम्हें इसलिए बुलाया गया था ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, बस। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम डीके के साथ जरा भी खुश नहीं हो। मैं जानती हूँ शिव, तुम्हारी बात में सच्चाई है, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? ठीक कहती हो। फिक्र मत करो, भगवान एक दिन डीके को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो सही रास्ते पे आ जाएगा। और उसने चाहा तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हाँ? अरे ये दिनेश बाबू की गाड़ी यहाँ कैसे? अच्छा शिव, मैं चलती हूँ। डीके के घर आने का वक्त हो गया है। ठीक है, तुम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कब मिलोगी? वक्त आने पर बताऊंगी। तरसता है कोई कि हंसता